आपने सुना ना आज ही प्रधानमंत्री पर किस तरीके का बयानबाजी किया गया। शुरू मनोज झा ने किया, अंत में बचा खुचा कसर मुकेश सहनी ओवर एक्साइटेड होकर कर गए। बीमा भारती रेस में नहीं है, ये तेजस्वी यादव के लिए एक बहुत बड़ा राजनीतिक तमाचा उनके राजनीतिक गाल पर है। आज राजवल्लभ परिवार से जो आपकी नाराजगी है, इसका फायदा सीधा विवेक ठाकुर को मिल गया। बीमा भारती को जदयू से इंपोर्ट करके राजद ने रातों रात टिकट दे दिया, मतलब जदयू से आयातित प्रत्याशी भी चलेगा, पप्पू नहीं चलेगा। नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप और मैं विकास सिंह आपके साथ। पंचनामा में आज हम चीर फाड़ करेंगे उन बागियों की जो लालू प्रसाद यादव के हैं और तेजस्वी यादव को उखाड़ फेंकने की तैयारी कर रहे हैं। पूर्णिया नवादा में तेजस्वी यादव को उखाड़ फेंकने के बाद अभी बागी जो है झंझारपुर और सिवान का रुख कर लिए हैं और वहां से तेजस्वी यादव को उखाड़ फेंकने की तैयारी कर रहे हैं। हम तमाम मुद्दों पर चीरफाड़ करेंगे और चीरफाड़ करने के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संपादक डॉक्टर नमन मिश्रा सर जुड़े हुए हैं। हम सीधा इनसे बात करते हैं। सर, लालू यादव के जो बागी हैं अब तेजस्वी यादव को उखाड़ फेंक रहे हैं। दो जगह से फेंकने के बाद अब दो जगह की बारी आ गई है। आखिरकार ये बागी किस तरीके से रणनीति अपना रहे हैं जो तेजस्वी यादव को उखाड़ने के लिए तैयार हो गए? देखिए, राजनीति में एक गठबंधन में रहकर, एक दल में रहकर भी वैचारिक वैमनस्यता या वैचारिक भेदभाव हो सकता है, मतभेद हो सकता है, लेकिन वो वैमनस्यता व्यक्तिगत तौर पर नहीं आनी चाहिए जी। हमने देखा है कि हाल के दिनों में राजनीति का जो मूल आधार है उसका ह्रास हुआ है और ये सभी पार्टियों में समानांतर तौर पर लागू होता है जी। वही राजनाथ सिंह एक समय में नरेंद्र मोदी उनके सामने झुकते थे, प्रणाम करते थे, उनके सीनियर थे। आज वही राजनाथ सिंह को जगह नहीं मिलती है। आप देखते हैं ना, कहा जा रहा है कि इसकी वजह से राजपूत समाज नाराज भी रहता है। बहुत सारा एक छोटा छोटा इकोसिस्टम है। उसी तरह से बिहार में आप आइएगा तो राजद एक ऐसी पार्टी है जिसने कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी को बिहार में बहुत हद तक डिक्टेट किया। कांग्रेस के काफी जो कार्यकर्ता बिहार में वो नाराज हैं इस बात से। लेकिन केवल इतना ही नहीं है, ये तो गठबंधन की बात मैं कर रहा हूँ, दल में भी बहुत सारी कुछ चीजें हो रही हैं जी। रोहिणी आचार्य नॉमिनेशन करने आती हैं, तेज प्रताप का कुर्सी नहीं होता है, तेज प्रताप का नाम तक नहीं लिखा रहता है। नाराजगी तो होगी ना। और ये बात मैं तरबूजे से नहीं, तजुर्बे से कह रहा हूँ कि राजद अपने मूल सिद्धांत से थोड़ी भटकी है, वरना चुनाव में तेजस्वी यादव को, लालू यादव को इतनी समस्याएं नहीं होती जी। ये चुनाव थोड़ा अलग तरीके का चुनाव था। दिस वाज अ इंडिफरेंट इलेक्शन, अ डिफिकल्ट इलेक्शन आई शुड से फॉर बीजेपी। लेकिन भाजपा के बैकफुट पर होने के बावजूद राजद उसका फायदा नहीं उठा पाई। इसका एक बहुत बड़ा कारण रहा, एक तो प्रत्याशी चयन, दूसरा राजद का जो स्ट्रक्चरल चेंजेस जो राजद में किए गए पिछले 2-3 सालों में, उसने भी बहुत हद तक जो मेन डीएनए है इस पार्टी का उसको बहुत डैमेज किया। रघुवंश प्रसाद भी कई बातों से इत्तेफाक नहीं रखते थे लालू यादव के। कालांतर में खुद देखिए, इतने बड़े नेता, ब्राह्मण समाज का चेहरा शिवानंद तिवारी रहे हैं, हालांकि वो मानते नहीं, उनका भी डिफरेंसेस रहा है लालू यादव से, कई बार लालू के समकक्ष के नेता रहे हैं। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद वो एक ही पार्टी में रहकर संघर्ष करते रहते थे। अब स्थिति क्या है कि भाई, अगर लालू यादव की पार्टी में तेजस्वी यादव की बात अगर नहीं मानते हैं या तेजस्वी के फरमान को नहीं मानते हैं तो यू आर आउट ऑफ माइंड एंड आउट ऑफ साइट। आपकी चर्चा तक नहीं होगी, आपको बाहर कर दिया जाएगा। आप अगर अपने भाई के लिए मांगेगा तो परिवारवादी हो जाइएगा। लालू जी के परिवार में मिले कोई दिक्कत नहीं है, आपको परिवार के लिए नहीं मांगना है। आप अगर अपने हक के लिए लड़िएगा तो आपको बागी कह दिया जाएगा। अगर आप किसी और चीज पे के लिए विवाद कीजिएगा तो कहा जाएगा कि इनका तो क्रिमिनल इतिहास रहा है। यही होता है ना। हमने देखा कि पप्पू यादव को किस तरीके से राजद ने आउट ऑफ लाइन जाकर डैमेज करने की कोशिश की। पूर्णिया में पप्पू यादव कब से चुनाव लड़ना चाहते थे? मुझे लगता है कि जब से 2024 के लोकसभा चुनाव की बातचीत शुरू हुई, उससे भी 1 साल पहले से पप्पू यादव पूर्णिया में टिके हुए थे। ये सभी जानते थे कि वो पूर्णिया से चुनाव लड़ेंगे ही। तब भी जबरदस्ती वहां से लास्ट मोमेंट पर आपने देखा कि बीमा भारती को लाया गया। बीमा भारती को जदयू से इंपोर्ट करके राजद ने रातों रात टिकट दे दिया, मतलब जदयू से आयातित प्रत्याशी भी चलेगा, पप्पू नहीं चलेंगे। हो सकता है कोई नैसर्गिक लड़ाई हो दोनों के बीच में,
कोई अदावत रही हो, लेकिन जब नीतीश कुमार से आपका रो दोस्ती हो जाता है, जब बाहर से आए हुए कई प्रत्याशियों को आप अपना मना लेते हैं, तो पप्पू यादव में क्या कमी रह गई? बस यही गलती ना है कि पप्पू यादव हैं। जबकि पप्पू यादव अपने पार्टी का विलय करने से पहले आपसे देर रात मुलाकात भी करते हैं, कांग्रेस के नेताओं से बातचीत करते हैं। विलय का मसौदा बहुत पहले बन चुका था, लालू यादव का आशीर्वाद लेकर ही वो विलय करते हैं और फिर लालू यादव और तेजस्वी यादव हाथ धोकर पीछे पड़ जाते हैं। पहले तो टिकट से उन्हें बेदखल किया, कांग्रेस को ऐसी स्थिति में डाल दिया कि लगा गठबंधन ही टूट जाएगा। तब जब गठबंधन ही तोड़ दे रहे हैं, अकेले लड़ते होगे तो अकेले लड़िए, अकेले लड़ने की स्थिति आपकी बन गई है। और अब स्थिति यह है कि पूर्णिया में राजद की सबसे बड़ी हार ये है कि उनकी प्रत्याशी रेस में ही नहीं है। पप्पू यादव जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे वो समय बताएगा, 4 तारीख का रिजल्ट बताएगा, लेकिन बीमा भारती रेस में नहीं है। ये तेजस्वी यादव के लिए एक बहुत बड़ा राजनीतिक तमाचा उनके राजनीतिक गाल पर है। और ये भी साबित करता है कि जो दावे आज लगातार पिछले चुनाव शुरू होने से पहले और चुनाव के दौरान भी करती है, ये राजद की जीत रहे हैं, एकदम ये जीत रहे वो भी जीत रहे, चौंक जाएंगे, कंफ्यूज कर देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, सब खुद चौंकने वाले हैं। और तो अंदर से चौंक भी गए हो, चौंके नहीं होते हैं तो ये कहते हैं कि भले आप भाजपा को वोट दे दीजिए, जदयू को वोट दे दीजिए, लेकिन पप्पू को नहीं दीजिए, पप्पू को मत दीजिएगा। सेम कहानी अब जरा आ जाइए नवादा में। नवादा में विवेक ठाकुर के खिलाफ एक बहुत मजबूत प्रत्याशी हो सकते थे, राजबल्लभ यादव के भाई, उनको टिकट नहीं दिया गया। टिकट के लिए सबको पता था कि वो इस बार उनका परिवार वहां चुनाव लड़ेगा, और पिछली बार वाली परिस्थिति नहीं है कि मैंने हार जाएंगे या कोई रह जाएगी कसर। इस बार लड़ाई टक्कर की थी, विवेक ठाकुर भी बाहर से आए थे, लेकिन विवेक ठाकुर को वाक ओवर दे दिया गया। वहां से प्रत्याशी उतारकर श्रवण कुशवाहा को, मैं ये नहीं कह रहा श्रवण कुशवाहा कमजोर है, समझ लीजिए मेरी बात को, मैं ये कह रहा हूँ कि श्रवण कुशवाहा कितना वोट यादव का ले लेंगे। तेजस्वी यादव वहां खड़ा होकर बोल रहे हैं कि देखिए वो परिवार है तो सब मांग लेता है। अच्छा, लालू जी का परिवार क्या अपने परिवार में बोल रहे हैं? और ये बात अब तरबूजा से बोल रहे हैं कि तजुर्बा से बोल रहे हैं, ये भी क्लियर कर दीजिए, क्योंकि हमारा तजुर्बा होता है ना, हमारा तजुर्बा तो यही कह रहा है कि आपने बहुत बड़ा ब्लंडर किया है। अभी भी कई लोगों ने नवादा सीट हम जीत रहे हैं, हो सकता है आप जीत जाए, कुछ भी हो सकता है यहाँ लोकतंत्र में, लेकिन आपने अपने आप को मौका तो नहीं दिया जीतने लायक। आपने निश्चित तौर पर एकदम अपने लिए प्रतिकूल परिस्थितियां बनाई। आज राजबल्लभ परिवार से जो आपकी नाराजगी है, इसका फायदा सीधा विवेक ठाकुर को मिल गया। वहां यादव की एक बड़ी जनसंख्या जो है वो तो कंफ्यूज होगी ना। आप हाइपर लोकल लेवल पे नेता देखिएगा ना जी, आखिर प्रत्याशी जब आप बार बार कह रहे हैं कि इस प्रत्याशी में ये कमी है, उस प्रत्याशी में भाजपा के वो कमी है, उस प्रत्याशी में लोजपा की ये कमी है, तो आपका प्रत्याशी में कमी नहीं देखेगा लोग, आपके प्रत्याशी जात नहीं देखेगा। आप माने यूनिवर्सल फैक्टर है कि लालू जी को देख के वोट दिलाएगा, मोदी जी को देख के वोट नहीं पड़ेगा, लालू जी को देख के वोट पड़ जाएगा तेजस्वी जी को नहीं। प्रत्याशी पर बहुत हद तक डिपेंडेंट है, और इसीलिए नवादा सीट विवेक ठाकुर ने तो मौका दे दिया था थोड़ा सा, भाजपा ने भी एक फैसला वाइड सा लिया था, लेकिन जैसे ही राजबल्लभ परिवार वहां से चढ़ता है चुनाव लड़ने के लिए, श्रवण कुशवाहा कमजोर हो जाते हैं, महागठबंधन के वोट में सेंधमारी होती है, और पूर्णिया की तरह ही, मैं ये नहीं कहूंगा कि पप्पू यादव की तरह वो जीत जाएंगे, वो जीत नहीं रहे हैं, ये सबको पता है, उन्हें भी पता है, लेकिन जो काम करने उतरे थे वो काम उन्होंने कर दिया। और आपको ये भी बता दूं कि इसके बाद राजबल्लभ परिवार किस पार्टी में आपको दिखेगा, उनका किस तरफ झुकाव होगा, ये भी आप बहुत समझदार हैं। विकास तो आप समझ जाइएगा, दर्शक भी समझदार है, समझ जाएंगे। कुछ लोग के छोड़ के जिनके घर के व्यक्ति के बीमारी भइल है खतरनाक, और डॉक्टर हाथ खड़ा कर देला तो क्या भभूति लगाओ, चलो जाके पास, एकदम ठीक हो जाएगी, लल्हा खड़ा हो जाएगा, कोबरा काटा है कोई दिक्कत नहीं है, 4 बार नीम के पत्ता ऊपर नीचे हिलाने पे ठीक हो जाएगा। तो भाई जब साइंस के बस के बाहर की बातें हो जाती हैं तो ये झाड़ फूस टोना कराता है लोग, मैंने उम्मीद नहीं खोता है। ऐसे ही राजद भी उम्मीद पर टिकी हुई है, उम्मीद से रही है, उम्मीद के अलावा आपके पास है क्या? और इन दोनों सीटों की तरह ही मुझे लगा था कि इन दोनों सीटों से समझ जाएंगे लोग, समझ जाएंगे, लेकिन समझ जाए तो फिर, और समझ जाए तो फिर तेजस्वी यादव कैसे कहा है? इसके बाद तो एमवाई समीकरण ही उनसे टूट गया। बिल्कुल टूटा। किशनगंज में आपका ये समीकरण कमजोर हुआ है, सिवान में तो पूरी तरीके से
ध्वस्त हो गया है। अब सिवान की परिस्थिति पहले आप बताइए कि सिवान में कौन कौन लोग चुनाव लड़ रहे हैं, उसके बाद बताता हूँ। सिवान से अगर हम बात करें तो एनडीए की ओर से विजय लक्ष्मी कुशवाहा है, तो अगर दूसरी तरफ हम राजद की बात करें तो वहां से अवध बिहारी चौधरी। लेकिन दोनों का खेल बिगाड़ने के लिए और सबसे ज्यादा एमवाई समीकरण को बिगाड़ने के लिए वहां से हिना साहब जो है वो चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं, निर्दलीय ऐलान किए हुए हैं। देखिए, शहाबुद्दीन कभी अपने जीते जी ये नहीं सोचे होंगे कि उनका परिवार राजद से बागी होगा जी। अंतिम समय में अपने वो राजद के सिपाही थे, लालू यादव के ही हित की बात करते रहते थे। उन्होंने शायद वो अकेले नेता थे जिन्होंने नीतीश कुमार को कभी नेता नहीं स्वीकारा। जब गठबंधन 2015 में हुआ भी और नीतीश कुमार बड़े चहेते हो गए लालू यादव के और तेजस्वी यादव के, चचा हो गए। आज के चचा को हाईजेक कर लिया है, चचा का दिमाग काम नहीं कर रहा है, ये है वो है, खूब दिमाग काम कर रहा है। आपसे पिंड छुड़ाना बहुत जरूरी था उनको, जानते थे कि आपके साथ रहेंगे तो वो डूब जाएंगे, इसीलिए वो निकल लिए धीरे से। आप समझ नहीं पाए, आपको तो हम बता ही रहे थे 1.5 साल से कि चाचा जाने वाले हैं, लेकिन आप सुनते नहीं हैं। आप हमसे कभी नहीं मिले, आप हमसे कभी बात नहीं किए, पंचनामा दिखा तो रहे थे रोज, देखवे नहीं किए, और आप इसी का कहीं ना कहीं फल भुगत रहे हैं। अब आपको लगेगा कि भाई 39 सीट एनडीए जीती हुई थी, 4 को हरा दिए ना, काम हो गया। ये काम नहीं हुआ, आपने कांग्रेस को डैमेज किया। कांग्रेस को अगर ज्यादा सीटें जिता दी जाती देश भर में और रीजनल पार्टियां अगर मदद करती, अपने भी जीतती और एक सामंजस्य बनाकर काम करती, तो निश्चित तौर पर ये सारे दल मिलकर भाजपा को रोक लेते हैं। भाजपा कोई बहुत बड़ी प्रचंड बहुमत से नहीं आ रही थी, पेच फंस रहा था, लेकिन एक दौर था, लालू यादव के बात को काटने वाले बहुत लोग नहीं थे। लालू यादव समाजवादी विचारधारा को बहुत अच्छे से ढो भी रहे थे, उनके सलाहकार भी बड़े बढ़िया थे। और अब स्थिति ये है कि अब सारे सलाहकार गए बक्सा के अंदर, और एक सलाहकार जो इम्पोर्टेड है वो सारा कुछ मैनेज कर देते हैं। आपने सुना ना आज ही प्रधानमंत्री पर किस तरीके का बयानबाजी किया गया। शुरू मनोज झा ने किया, अंत में बचा खुचा कसर मुकेश सहनी ओवर एक्साइटेड होकर कर गए। अभी खबर आई कि मुकेश सहनी का वाइस श्रेणी भी हट गया है। एक्शन रिएक्शन, अब कल से बोलते चलिए। आपने प्रधानमंत्री को ऐसे शब्द का प्रयोग किया कि मैं तो बोल भी नहीं सकता हूँ, लेकिन चलिए ठीक है, आपको चुनाव जीतना है, आपने आरक्षण मांगा, आपको नहीं मिला, आपके पार्टी तोड़ दी, तो आप नाराजगी में कुछ भी बोलिए। राजा सत्र रहे तो राजा थोड़ा सा दिखेगा ना, है संस्कारवा व्यवहारवा दिखेगा ना। आज भी आपने पूरे चुनाव के लिए राजद ने, तेजस्वी यादव ने हथियार दे दिया है चिराग पासवान को। जहाँ जाएंगे बोलेंगे कि अरे मेरे छोटे भाई थे, लेकिन उन्होंने मेरी माँ बहन को जो गाली पड़ रही थी तो वहीं बैठ के सुन रहे थे, इनकरेज किया। आज भी तेजस्वी यादव, चिराग पासवान ने कहा ना, हाँ, आज भी खगड़िया में इस बात का, इससे चिराग के वोटर एक्साइट होकर वोट करने नहीं आएंगे क्या? फर्क नहीं पड़ेगा, बहुत फर्क पड़ता है इन चीजों का, और ये चीजें डैमेज करेंगे। इससे भी ज्यादा डैमेज क्या करेगा, तो पूर्णिया वाला, नवादा वाला पैटर्न रिपीट हो गया। सिवान में भी वही हुआ। हिना साहब आपने टिकट दिया, नहीं ले रही थी, आप अंदर तो खबर रहती कि दे रहे थे, नहीं ले रही थी, वो तो नहीं दे रहे होंगे। हिना साहब ने स्पष्ट कर दिया कि वो चुनाव लड़ेंगी, नामांकन भी हो गया, सब कुछ कर दिया। अब ऐसी स्थिति में जो इनके प्रत्याशी हैं अवध बिहारी चौधरी, कैसे वो बचेंगे भाई? जातीय समीकरण क्या है? और जो आपने कहा कि विजय लक्ष्मी जो है, रमेश कुशवाहा जी की पत्नी है, रमेश कुशवाहा, अब नपटियत ना बदल गया नाम के, हम कौन नाम बोले, रालोसपा थी, आरएलजेडी हुई, अब आरएलएम है। आरएलएम के प्रदेश अध्यक्ष थे, उपेंद्र कुशवाहा के सिपाही थे, पूर्व में लेफ्ट से जुड़े रहे। उनकी पत्नी को टिकट दिया गया है, वहां से उनको इंपोर्ट करके नीतीश कुमार लाए हैं, और पूरा कैलकुलेशन करके यहाँ से कविता सिंह का टिकट काट के उनको टिकट दिया गया है। स्थानीय तौर पर उनका कोई विरोध नहीं हो रहा है, लेकिन जातीय समीकरण भी उनके बहुत पक्ष में नहीं है। ऐसे में कौन जातीय समीकरण के पक्ष में कर देता है? कैसे इस सीट पर जदयू जीतेगी? हिना साहब जब चुनावी मैदान में उतर गई तो एमवाई समीकरण को अपने तरफ ली। आप बैठिए, हम प्रबंध करते हैं, इसका भी प्रबंध कर देते हैं, फिर पूर्णिया रिपीट कर देते हैं, फिर नवादा रिपीट कर देते हैं, और यही हुआ। अगर उस परिवार को वक्त रहते सम्मान दे दिया गया होता, उस परिवार को इंक्लूड कर लिया गया था इंक्लूसिवनेस समावेश के आधार पर, तो आज हिना साहब को बागी नहीं होना पड़ता। अब स्थिति यह है कि इस सीट पर हिना साहब के लड़ने से आसपास की सीटों के मुसलमानों में भी मैसेज चला गया है कि किसी के नहीं है ये लोग,
और जब नहीं है तो वोटवा कितना कटाई हो जा, तो समझ लीजिए उसका जातीय समीकरण। सिवान में 2.5 लाख मुस्लिम हैं, 1.5 लाख कुशवाहा हैं, 80,000 के आसपास सहनी मतदाता है, और इसके अलावा अगड़ी जाति के करीब 4 लाख वोटर हैं, 2.5 लाख ईबीसी हैं। यानी ईबीसी का एक बड़ा हिस्सा वोट का कहा जाता है भाजपा के साथ। इसके अलावा आप अगड़ी जाति जो है, जो लगभग 4 लाख 4.5 लाख के आसपास है, ये कहा जाएगा भाजपा के साथ। अब इसके अलावा जो 2.5 लाख मुसलमान है, ये वोट किसके पास जाएगा? हिना साहब के पास, मान लेते हैं राजद के पास जाएगा। इसका एक बड़ा हिस्सा कहाँ टूट जाएगा? हिना साहब ने क्या कर दिया? खेल कर दिया इसमें। आपके एमवाई में एम खोल के ले गई जी, खोल के पूरा वो उठा के अपने घर ले गई। 1.5 लाख जो कुशवाहा है, किसको वोट करेगा? कुशवाहा चले जाएंगे अब बीजेपी तरफ। कुशवाहा प्रत्याशी है वहाँ। हाँ, कुशवाहा, रमेश कुशवाहा की पत्नी लड़ रही हैं एनडीए तरफ चले जी। वो नेचुरल टेंडेंसी कुशवाहा जाति की है कि वो इस तरफ जाएं। 80,000 के आसपास सहनी मतदाता है, 80,000, कुछ यादव, कुछ मुसलमान। आपको मुबारक हो, एक बहुत बड़े अंतर से यहाँ चुनाव आप हार रहे हैं और जितवा रहे हैं किसको? विजय लक्ष्मी को, एनडीए को, जदयू को। जदयू कमजोर जहां जहां है वहां तेजस्वी के दिमाग से खेल रही है। वहां यही हुआ पूर्णिया में, नवादा में भाजपा ने यही खेल किया, सिवान में भी यही खेल हो गया। आप गए, मतलब लालू प्रसाद यादव जो जाल बिछा रहे हैं, जो रणनीति अपना रहे हैं, उस रणनीति को बीजेपी पहले ही भाप रही है। इन्हीं के बागी इन्हीं पर भारी पड़ रहे हैं। साहबुद्दीन परिवार है जब इनके खिलाफ हो गया, राजवल्लभ परिवार इनके खिलाफ हो गया, और इतने हैं अभी तो करेला, अभी तो नीम चढ़ना बाकी है झंझारपुर में। झंझारपुर का बताइए। अगर हम झंझारपुर का बात करें तो झंझारपुर से नीतीश कुमार यानी कि जेडीयू से रामप्रीत यादव हैं, तो वहीं वीआईपी से हैं सुमन महासेठ। मैं तो वैसे लगा के मैंने कहा बोला शुरू कर दे, सवाल पूछूं। अच्छा, नींद में हो ना? नहीं। झंझारपुर से अगर हम बात करें तो जेडीयू से रामप्रीत यादव हैं, तो वहीं पर अगर झंझारपुर से वीआईपी सीट दिया गया था, वीआईपी को ये 3 सीट दिए गए थे, उसमें से एक सीट है जहां से सुमन महासेठ जो है वो चुनावी मैदान में उतरे, जिसके बाद यहाँ भी जो विवाद था वो बढ़ा था, लास्ट तक इनका नाम अनाउंसमेंट किया जाता है। उसके बाद यहाँ भी आखिरकार जो बागी है वो खेल बिगाड़ रहे हैं। तो सर झंझारपुर में किस तरीके से खेल बिगाड़ रहे हैं वीआईपी को उतरने के बाद? देखिए, झंझारपुर की जातीय समीकरण को आपको समझना हो जी, और झंझारपुर में आपको समझना पड़ेगा कि रामप्रीत मंडल जो हैं उनको कौन रोकता है, उनके खिलाफ मुख्य जो रेजिस्टेंस है वो कौन उत्पन्न करता है उस सीट पर। देखिए, जब झंझारपुर का नाम लेते हैं और राजद का नाम लेते हैं तो आप स्वतः तौर पर वहां पर गुलाब यादव का नाम लेते हैं, गुलाब राय का नाम लेते हैं। इस सीट पर कहीं ना कहीं पेंच फंसाने में सबसे बड़ी भूमिका गुलाब यादव की थी। उन्होंने फेसबुक पर अनाउंस भी कर दिया था कि वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं, नॉमिनेशन करने जा रहे हैं, राजद के सिंबल पर ही करेंगे। अंतिम समय में कुछ सीटें मुकेश सहनी को देकर एडजस्ट करनी थी। झंझारपुर उन सीटों में से हुआ जिसमें एडजस्ट करना पड़ा। मुकेश सहनी ने यहाँ से मन बना लिया कि वो गुलाब राय को नहीं देंगे, वो किसी और को टिकट देंगे, और अंततः ये टिकट सुमन महासेठ को दे दिया गया। सुमन महासेठ को दिया गया ना? हाँ, लेकिन यहाँ से जान लीजिए, सुमन महासेठ को टिकट जरूर दे दिया गया, जीत की गारंटी नहीं दी गई है। लेडीज पर्स उनके हाथ में जरूर है, लेकिन वो कितना कारगर होगा जब सामने से तीर चलने लगेगा तो कैसे डैमेज बचाएंगे। चलिए ठीक है, मान लेते हैं रामप्रीत मंडल को एक बड़ी लड़ाई दे देंगे, वो मुकेश सहनी का वोट 20 जगह पर है तो वो भी उनके काम आ जाएगा। लेकिन राजद वाला वोटवा कौन सा वोट बताते हैं कितना वोट है। झंझारपुर सीट पर लगभग 35% पिछड़ा समुदाय के मतदाता हैं, मुस्लिम 15% है, 20% ब्राह्मण है, 20% के आसपास यादव मतदाता है, और अन्य जातियां 10% के आसपास है। इसमें मुख्यतः भूमिका जो है 5% के आसपास, 5 से 10% के आसपास आप कह सकते हैं, जो मलाह समाज है उसका है। देखिए, ब्राह्मण वोट कहाँ जाएगा? एनडीए की तरफ। यादव वोट जो है वो कहाँ जाएगा?
यादव अगर खुद खड़े हैं एनडीए से तो उन्हीं तरफ जाएगा। एनडीए भी यादव खड़े हैं, गुलाब राय भी यादव हैं, वो भी खड़े हो रहे हैं निर्दलीय। और वहाँ यादव मतलब जैसे नवादा में राजबल्लभ लालू यादव, वैसे ही गुलाब राय यादव झंझारपुर में लालू यादव। तो वोट तो आपका दो तरफा यही हो गया। तीसरा तेजस्वी यादव आगे कहेंगे कि हमको भी वोट दीजिए, तो यादव के फाड़ हो गया 3 फाड़। अब प्रत्याशी कौन जात के हैं? राजद के प्रत्याशी हो गए आपके महासेठ है। आप समझिए कि कितना डिफिकल्ट इलेक्शन हो गया उनके लिए झंझारपुर में अब लड़ना। हालांकि यहाँ पर जो ब्राह्मण की जनसंख्या एक बड़ी जनसंख्या है, वो तो सीधे तौर पर एनडीए की तरफ जाएगी। यादव प्रत्याशी हो या कोई प्रत्याशी हो, वो सीधा देख रहे हैं कि केंद्र में किसे हमें मोदी को बनाना है। मोदी वो जो वो वहाँ देख रहे हैं। और एनडीए की तरफ टेंडेंसी नेचुरली इन जातियों का रहा है। तो झंझारपुर सीट भी आपने अपने लिए कमजोर कर लिया। यहाँ भी लालू के एक पूरा प्रिय उनके सेनापति गुलाब यादव अब बागी हो गए हैं। देखिए, जैसे राजबल्लभ यादव का परिवार एनडीए की तरफ जाएगा, खासतौर पर जदयू या भाजपा की तरफ जाएगा, वो आप समझ रहे होंगे, मैंने इशारा कर दिया था जदयू की तरफ ही जाने की टेंडेंसी बन रही है। भाजपा में जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, वो कहीं ना कहीं वो एडजस्टेड है। लेकिन सिवान से हिना साहब जदयू में जा रही हैं, ये लगभग तय है। जदयू के लिए ही माहौल बन रहा है वहाँ, ये भी लगभग तय है। इसी तरीके से झंझारपुर की जो स्थिति है, यहाँ अब किस तरफ जाएंगे गुलाब राय, ये भी समझ में आपको धीरे धीरे आ जाएगा वक्त रहते। कहीं ना कहीं जानबूझकर जो तेजस्वी यादव का एक रवैया रहा राजनीतिक, वो उन पे बैकफायर कर रहा है, उनके सलाहकारों का रवैया उन पे बैकफायर कर रहा है। और पूर्णिया नवादा के बाद झंझारपुर सीवान भी एक वैसी सीट बनकर रह गई। जी हाँ, तो पंचनामा में आप डॉक्टर नमन मिश्रा को देख रहे थे। ये आपको समझाने की कोशिश कर रहे थे कि जिस तरीके से इस वक्त हम बात करें नवादा पूर्णिया में लालू यादव का जो समीकरण है वो बिगड़ा, और तेजस्वी यादव को उन्हीं के जो बागी थे वहां से उखाड़ फेंकने की तैयारी कर लिए, उखाड़ फेंके भी। लेकिन अगर हम बात करें झंझारपुर की और सिवान की, तो यहाँ भी लालू के जो बागी हैं वो भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं और तेजस्वी यादव के खिलाफ एक रणनीति अपना रहे हैं, जिसके कारण तेजस्वी यादव को ये दोनों सीट जो है गंवानी पड़ सकती है। और क्या कुछ समीकरण है इस वक्त ये दोनों सीट का, हम आपको पंचनामा में चीर-फाड़ करके समझाने की कोशिश कर रहे थे कि किस तरीके से तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव के जो इस वक्त बागियों ने अपना सुर अपनाया है वो भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा पंचनामा के साथ। तब तक के लिए दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।